कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई कोलकाता की एंटी करप्शन विंग की 15 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। रविवार सुबह कोलकाता में 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई। सीबीआई की टीम बेलघाट में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर सुबह पौने 7 बजे पहुंची, लेकिन संदीप घोष ने दरवाजा 8 बजे खोला। रेप मर्डर केस की छानबीन कर रही सीबीआई की टीम आरजीकर अस्पताल के फॉरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम के घर भी पहुंची। इसके अलावा कॉलेज फॉरेंसिक डॉक्टर देवाशीष सोम, पूर्व सुपरिंटेंडेंट संजय वशिष्ठ और मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के यहां हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के हटगाचा में भी सीबीआई ने छापेमारी की। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, उस पर सीबीआई की जो कोलकाता की एंटी करप्शन विंग है उसकी 15 टीमों ने एक साथ छापेमारी की है। 15 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। सीबीआई की टीम बेलेघाट में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर भी सुबह पहुंची और इसके अलावा कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की है। देवाशीष सोम के घर भी पहुंची जो अस्पताल के फॉरेंसिक अधिकारी हैं, और इसके अलावा संजय वशिष्ठ और मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के यहां भी हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के हटगाचा में भी सीबीआई ने छापेमारी की है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश, जिनकी आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। कोलकाता के बेलेघाटा इलाके में ये है आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर, जहां पर सीबीआई की टीम की छापेमारी चल रही है। दरअसल सीबीआई की टीम यहां पर करीब सुबह पौने 7 बजे पहुंची थी, लेकिन सवा घंटे बाद घर का दरवाजा खुद संदीप घोष ने खोला। उसके बाद सीबीआई की टीम अंदर दाखिल हुई। सीबीआई की टीम उनके घर पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी आरजीकर कॉलेज में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले में हो रही है। संदीप घोष के अलावा कोलकाता में करीब 15 लोकेशन पर सीबीआई की छापेमारी जारी है, जिसमें आरजीकर कॉलेज के पूर्व फॉरेंसिक अधिकारी देवाशीष सोम के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। और कहा जाता है कि देवाशीष जो है वो संदीप घोष के बेहद करीबी हैं। तो ये पूरे इलाके में आप देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि संदीप घोष एक ऐसा नाम है जो कि मेडिकल छात्रा की हत्या और रेप के मामले में चर्चा में आया, और उसके बाद एक विसिल ब्लोअर जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहले रहे हैं, अख्तर अली, उनकी शिकायत पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जाँच कोलकाता पुलिस की एसआईटी ने की। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने इसके बाद ये जांच सीबीआई को सौंप दी, और अब सीबीआई कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार का मामला है उसकी जांच भी सीबीआई ने शुरू कर दी है। और सीबीआई ने कल ही इस मामले में संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। तो सीबीआई अब इसी मामले में 15 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है, और इस पूरे इलाके में आप देखिए कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। संदीप घोष का ये घर है, करीब 3 मंजिला ये घर है, जिसमें छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। सीबीआई की टीम इसके अलावा 15 और लोकेशन पर इस भ्रष्टाचार के नए मामले में जो है वो छापेमारी कर रही है। तो इस तरह से सीबीआई की छापेमारी लगातार जो है वो जारी है। संदीप घोष का कल ही पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। उनसे लगातार मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में 9 दिन तक पूछताछ हुई, और अब ये नया जो मामला है उनके खिलाफ, उसमें वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, सीबीआई के शिकंजे में है। और सीबीआई की जो एंटी करप्शन यूनिट है वो इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है, और वही कोलकाता में 15 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। तो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिसमें अस्पताल में उपकरणों की खरीद फरोख्त के अलावा अलग अलग मामलों में उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। और अब सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया है, और सीबीआई 15 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत सभी 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लिया है। कोलकाता के ऐतिहासिक प्रेसिडेंसी जेल जाकर सीबीआई के सीएफएसएल एक्सपर्ट ने संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया।
और वारदात को लेकर उससे कई सवाल पूछे। सीबीआई ने रविवार को बाकी 6 लोगों संदीप घोष, 4 ट्रेनी डॉक्टर और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफी टेस्ट भी पूरा करवाया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब जरूरत पड़ी तो संजय रॉय का नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाएगा। रविवार को सीबीआई ने मेडिकल छात्रा से रेप और हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस की एसआईटी के अधिकारियों और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को बताया कि उन्होंने हत्याकांड के मामले में कुल 53 आइटम सीज किए, जिसमें 9 आइटम आरोपी संजय रॉय से जुड़े हैं। मुकेश सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मुकेश, आज संजय रॉय का भी पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो गया है। क्या वो सवाल हैं जो संजय रॉय से पूछे गए होंगे इस पूरे केस को लेकर? देखिए, सीबीआई के सीएफएसएल एक्सपर्ट जो है वो आज जो कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल है वहाँ पर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद जेल के अंदर ही आरोपी संजय रॉय का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो किया गया। उससे वारदात को लेकर सवाल पूछे गए कि क्या आप वारदात में अकेले शामिल थे या आपके साथ में कौन था, वारदात के पहले और उसके बाद की एक्टिविटी क्या थी, उन सवालों को भी पूछा गया। और पॉलीग्राफी टेस्ट में होता ये है कि एक मशीन होती है जिसको झूठ पकड़ने की मशीन कहते हैं आम भाषा में, उसमें सेंसर लगे होते हैं। एक्सपर्ट जब सवाल पूछते हैं अपराध के बारे में तो जो अपराधी होता है उसका बीपी, उसकी हार्ट बीट, उसका पसीना, स्किन की टोन क्या है, ये जो एक्सपर्ट हैं वो देखते हैं और उसका एक ग्राफ तैयार होता है जिसकी स्टडी होती है और स्टडी के बाद ये मालूम चलता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। तो इस टेस्ट के जरिए जो कुछ सवाल हैं इस मामले को लेकर वो संजय राय से पूछे गए। जो कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं संदीप घोष, उनसे पूछा गया कि आपने परिवार के लोगों को घटना की जानकारी देर से क्यों दी, आत्महत्या का मामला क्यों बताया गया, पुलिस को लेट क्यों इन्फॉर्म किया और 20 घंटे बाद जो केस है वो क्यों दर्ज कराया गया। और सबसे जो बड़ी बात सामने आ रही है, जो सीबीआई ने क्लेम किया है कोर्ट में भी, कि जो सीन ऑफ क्राइम था उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये सवाल उनसे पूछे गए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, ऐसा क्यों किया गया। इसके साथ में जो 4 ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनसे पूछा गया कि जब मृतक लड़की ने हत्या से पहले आपके साथ में खाना खाया था तो उस वक्त क्या बातचीत हुई थी आपकी, और क्या लड़की ने किसी तरह के उत्पीड़न की शिकायत की थी, खाना खाने के बाद आप लोग कहाँ गए थे, जो विक्टिम थी वो कहाँ गई थी, ये सवाल उनसे पूछे गए। जो वॉलंटियर है उससे पूछा गया कि आप संजय राय के बारे में क्या जानते हैं और क्या वारदात के बारे में आपको कोई जानकारी है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद हो सकता है कि सीबीआई को इस मामले में कोई लीड मिले, कोई नई दिशा मिले जिससे कि जांच को वो आगे बढ़ा पाए, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है, लेकिन जांच एजेंसियां ये टेस्ट करवाती हैं जिससे कि उनकी जांच को कोई नया डायरेक्शन मिल पाए, जिससे कि वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएं। तो ये एक साइंटिफिक टेस्ट है, हालांकि ये कोर्ट में मान्य नहीं होता है। जी मुकेश, इसके अलावा क्योंकि सीबीआई की जो एंटी करप्शन यूनिट है कोलकाता की, उसने भी कई जगहों पर छापेमारी की है, संदीप घोष के ठिकानों पर और भी जो इस कॉलेज से जुड़े हुए लोग हैं उनके ठिकानों पर। इस छापेमारी में क्या कुछ चीजें ध्यान में रखी गई हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के कथित आरोप इस पूरे मामले में भी लगे हैं? देखिए, जो अख्तर अली जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे हैं और 16 साल उन्होंने वहाँ नौकरी की है, उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं और अपने एलिगेशन में कहा है कि हॉस्पिटल में जो कैफेटेरिया है उसको जो है उसका अलॉटमेंट गलत हुआ है, बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसके टेंडरों में घोटाला है, छात्रों को फेल करके उनसे पैसे लिए गए। इसके अलावा जो लावारिस डेड बॉडी हैं वो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको बेचा गया ताकि वो लोग वहाँ पर डेड बॉडी का क्लिनिकल ट्रायल कर सकें। इस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे और उनके एलिगेशन पर ही जो पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी है उसने वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की थी, लेकिन इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया और सीबीआई ने कल ही इस मामले में जो करप्शन का मामला है उसको लेकर केस दर्ज किया था, जिसमें संदीप घोष मुख्य आरोपी हैं, इसके अलावा कुछ और लोग आरोपी हैं। तो उसी मामले में सीबीआई ने आज सुबह से 15 लोकेशन पर रेड की है, जिसमें संदीप घोष के अलावा जो देवाशीष सोम जो उनके काफ़ी क्लोज हैं उनके यहाँ रेड हुई। इसके अलावा आरजे मेडिकल कॉलेज के और जो अधिकारी
अधिकारी हैं उनके यहाँ रेड चल रही है और अभी ये रेड कंटिन्यू है। सुबह से जो टीम गई है सीबीआई की वो लगातार अभी रेड कर रही है, रेड चल रही हैं। रेड के दौरान क्या कुछ मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स सीबीआई सीज करती है, क्या लैपटॉप सीज करती है, किनके मोबाइल सीज करती है, ये देखना होगा और क्या रेड के दौरान किसी की अरेस्टिंग होती है ये भी देखना होगा। तो अभी रेड जो है जो वो कंटिन्यू है और निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप हैं। जी मुकेश, इसके अलावा क्योंकि इस तरह के भी खबरें आ रही हैं कि अगर पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद जरूरत पड़ी तो नार्को टेस्ट की भी सीबीआई कोर्ट में अर्जी लगा सकती है या फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराया जा सकता है। लेकिन सवाल यहां पर अभी तक यही खड़ा हो रहा है कि संजय रॉय के अलावा अब तक कोई और गिरफ्तार नहीं हुआ है इस पूरे मामले में। तो क्या और लोगों की भूमिका अब तक कुछ इस पूरे मामले में उजागर हो पाई है? देखिए, अब तक की जांच में ये साफ हो रहा है कि घटना के वक्त संजय रॉय अकेला अंदर गया था और उसने अकेले घटना को अंजाम दिया है। लेकिन चूंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और वहाँ पर कई लोग वहाँ पर जो है उन्होंने क्राइम सीन को बर्बाद किया, इसीलिए सीबीआई चाहती है कि वो इसमें तकनीकी जांच के साथ जितने भी साइंटिफिक टेस्ट हैं वो करे। इसीलिए इस टेस्ट के बाद जो बाकी के टेस्ट हैं वो भी सीबीआई करवाएगी। जी तो देखिए मुकेश यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट के अलावा और भी टेस्ट की अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर वो टेस्ट कराया जा सकता है सीबीआई की तरफ से। तो इस मामले में आज संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। इसके अलावा सीबीआई की जो एंटी करप्शन यूनिट है कोलकाता की, उसने कई जो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ हैं उनसे भी पूछताछ की है, कई जगहों पर छापेमारी की है। 53 आइटम कुल सीज किए गए हैं, 9 आइटम संजय रॉय से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये पूरा मामला जो कि काफी चर्चित मुद्दा है इस समय का और इस मुद्दे पर पूरे देश भर की नजरें हैं कि आखिरकार सीबीआई इस पूरे केस को कितने जल्दी सॉल्व करती है। और इसी मामले को लेकर लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट भी इस बीच में कराए गए हैं। मुकेश हमारे साथ लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। मुकेश, पॉलीग्राफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो संजय रॉय का तो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ ही हुआ है और भी लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है। इस टेस्ट के बारे में अगर आपसे समझना चाहें तो ये किस तरह का टेस्ट होता है और जांच में कितना मददगार साबित होगा पॉलीग्राफ टेस्ट? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है, लेकिन चाहे पुलिस हो या सीबीआई हो या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो ये टेस्ट इसलिए करवाती हैं जिससे कि केस में कोई लीड मिल पाए। कई बार जब जो अपराधी होता है वो कोई सच छिपाता है या कोई फैक्ट वो छिपाता है तो जांच एजेंसियां ये टेस्ट करवाती हैं। और ख़ास तौर से जब अपराधी के जो बयान हैं अगर उनमें विरोधाभास है तब ये टेस्ट होता है। तो 7 किरदार जो है उनका ये टेस्ट हुआ है, जिसमें संदीप घोष, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, 4 ट्रेनी डॉक्टर, 1 वॉलंटियर और साथ में मुख्य आरोपी संजय राय। इस टेस्ट के दौरान जो है वो झूठ जो है वो पकड़ने के लिए एक तरह का साइंटिफिक टेस्ट होता है, जिसमें एक झूठ पकड़ने की मशीन में बिठाते हैं आरोपी को और साथ में उसमें जो सेंसर लगे होते हैं उसके जरिए अपराधी की या जिसका भी टेस्ट होता है उसका जो बीपी है, हार्ट बीट है, उसको कितना पसीना आ रहा है उस वक्त, उसके स्किन का टोन क्या है, ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटी होती है इसको ग्राफ के जरिए नोट करते हैं। इसकी एक्सपर्ट स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद वो पता लगाते हैं कि आरोपी या अपराधी झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। इस टेस्ट में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है और उसके बाद ये टेस्ट कंप्लीट होता है। तो 7 जो लोग हैं उन सभी का कल से लेकर आज तक जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी रिपोर्ट अगले 1 या 2 दिन में आ जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि सीबीआई को इस मामले में कोई नया क्लू मिले, कोई नई दिशा मिले और वो अपनी जांच को और आगे बढ़ा पाए। जी मुकेश, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए मुकेश ने यहां पर बताया कि किस तरह से कोई नया एंगल, क्या कोई नया क्लू सीबीआई को इस जांच के बाद मिल सकता है। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन आप वापस आ रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले
अख्तर अली से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बातचीत की। अख्तर अली 16 साल तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे और उन्हीं की शिकायत पर सीबीआई ने करप्शन का केस दर्ज किया है। अख्तर अली हैं जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे हैं और 16 साल वहाँ पर रहे हैं। इन्होंने ही संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया है और सीबीआई 15 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। अख्तर जी, आपकी क्या शिकायत है और किस तरह का भ्रष्टाचार वहाँ पर था? देखिए, करप्शन तो था ही, लेकिन मेरी जो लड़ने की खास वजह थी वो ये थी कि ये स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे, स्टूडेंट लोगों से पैसा लेते थे, मोटी रकम वसूलते थे, जो नहीं देते थे उसको टारगेट करते थे, उसको तरह तरह के हैरेस करते थे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ देती थी। दूसरा, बायोमेडिकल वेस्ट जो है, जो आप सुने होंगे, यूज सिरिंज, हैंड ग्लव्स, सलाइन बोतल, इसको ना बाज़ार में बेच के रिसाइकिल किया जाता था। तो इसके अलावा बहुत सारे करप्शन के चार्जेस थे और ये एक नेक्सस, एक रैकेट है। और क्या थे? एक आदमी नहीं थे। देखिए, इतना कम वक्त में मेरे लिए बोलना मुश्किल है। मैं कंप्लेन की कॉपी आपको मैंने विजिलेंस कमीशन को कंप्लेन किया था जुलाई 2023 में, और मैंने इनको भी कंप्लेन किया था एंटी करप्शन को, मगर वो कंप्लेन उस वक्त एक्शन में नहीं आया। मगर अभी ऑनरेबल कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था और उन्होंने सीबीआई को ये केस सौंपी थी। उसके बाद सीबीआई ने एकदम तुरंत से एक्शन लिया और आज छापेमारी, और मुझे उम्मीद है कि इन लोगों को एक्सपोज किया जाएगा और कुछ मासूम लोगों को इनसे बचाया जाएगा। हो सकता है कि इस तरीके का घटना और भी कोई कॉलेज में हो सकता है, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके शिकायत करें, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के करें, ताकि इन जैसे लोगों का पर्दाफाश किया जा सके। आपने कहा कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, क्या सरकार के लोग भी शामिल हैं या कॉलेज तक ही सीमित था? नहीं, ये देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग थे जो डॉक्टर संदीप घोष के साथ काम करते थे। वो तनख्वाह तो सरकार से लेते थे, लेकिन उन्होंने गद्दारी किया तो उनको उनकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं सरकार के फेवर में हूँ और सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए, हर मॉनिटरिंग के लिए एक आदमी के ऊपर एक आदमी के ऊपर, अगर उनके ऊपर वाले लोगों ने उनको नहीं देखा, ये तो उनकी गलती है। मोटे तौर पर और क्या करप्शन के मामले हैं? जैसे आपने 2 बताए, और क्या है मोटे तौर पर? जी देखिए, ये बहुत सारे, जैसे डेड बॉडी का तस्करी का है, जैसे टेंडर पे कमीशन लिया जाता था 20%, जैसे ओपन घूस लिया जाता था, बच्चों को फेल करा के पैसे लिए जाते थे और उनके 3 सप्लायर होते थे, वही लोग घुमा फिरा के काम करते थे। सारी चीज़ें, मशीनरीज जो है बहुत हायर रेट में, मान लीजिए अगर 100 रुपया तो उसको 400 रुपये के रेट में ख़रीदा जाता था। ये पैसे ये लोग सब मिल बांट के खाते थे। ये गवर्नमेंट का पैसा का ये लोग मिस यूटिलाइज़ करते थे। और एकेडमिक फ़ंड में कुछ पैसे ऐसे लिए जाते थे जिनका किसी को कोई रिसीव नहीं दिया जाता था। उस पैसे के ये लोग अपने मतलब के लिए, अपने नाजायज़ काम के लिए खर्च किया करते थे। आपने शिकायत दर्ज कराई, केस दर्ज हो गया, रेड चल रही है, कोई आपको थ्रेट तो नहीं आ रही है? संदीप घोष के बारे में लोग कहते हैं कि पावरफुल आदमी है। देखिए, पावरफुल है थ्रेट। मैं कल कोर्ट में फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए अपील करूंगा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको कभी ऐसा कुछ हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं कल कोर्ट में अपने लिए एप्लीकेशन करूंगा। मतलब कोई थ्रेट आपको आ रही है? जी, आ रही है। तो मुझे कहा गया था, तो मैं करूंगा, मैं कल करता हूँ। श्री कृष्ण जन्म महोत्सव पर इंदौर शहर में रविवार को शानदार कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। इंदौर में लगभग 5000 बालक कन्हैया के स्वरूप में, बाल माताएं मां यशोदा के रूप में नजर आईं। इस कार्यक्रम की थीम मां अहिल्या की कामना, हर घर कन्हैया, हर मां यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित थी। इस अवसर पर मटकी फोड़ का आयोजन, बाल गोपाल का पूजन हुआ। इसके अलावा आए लोगों को माखन मिश्री का वितरण भी किया गया। हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जितने भी आज हमारे बीच, तो देखिए, इंदौर शहर में जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित यह कार्यक्रम इंदौर में किया गया। बहुत ही अलग थीम पर, अनूठे अंदाज में आपको यहाँ की जन्माष्टमी का यह कार्यक्रम दिखाई पड़ेगा। जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनको
थीम यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आप देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जो वहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और काफी भव्य तस्वीरें इंदौर से इस वक्त सामने आ रही हैं। तो इंदौर की इस जन्माष्टमी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता अमृतांशी इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुकी है। अमृतांशी, इंदौर में जो ये जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है, ये कितना व्यापक होता है, कितना भव्य होता है, और आपने भी जाकर अनुभव किया होगा, कुछ अपने शब्दों में बयां करिए इंदौर की इस जन्माष्टमी को। बिल्कुल, देखिए बेहद ही खूबसूरत सा ये दृश्य है और बहुत खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी को काफ़ी व्यापक स्तर पर बनाया जा रहा है। सरकार भी लगातार अलग अलग जगहों पर जन्माष्टमी के इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है क्योंकि इंदौर अपने आप में बहुत अलग है और इसी अलग तरह का कार्यक्रम जो है इंदौर में आज आयोजित हुआ, जिसमें 5000 से भी ज़्यादा जो बच्चे थे वो बाल गोपाल के स्वरूप में, यानी कि कृष्ण भगवान के छोटे बच्चे वाले स्वरूप में पहुंचे थे। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है वो सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को पूजते हैं, बच्चों की तरह उनको जो है वो रखा जाता है, खिलाया जाता है, और इसी कारण यहाँ पर जो है 5000 से भी ज़्यादा बच्चे बाल गोपाल के रूप में यहाँ पर तो पहुँचे ही, लेकिन उनके साथ उनकी माताएं भी पहुँची, माता यशोदा बनकर। और बेहद ही खास ये मौका हो गया जब मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद जो है उन बच्चों के पास पहुँचे, माताओं के पास पहुँचे, उन्होंने पुष्प वर्षा की सभी बच्चों पर, उनको बाल मिश्री भी खिलाई, जो मिश्री होती है, जो मक्खन होता है वो भी खिलाया। कहीं ना कहीं देखिए भगवान कृष्ण को ये बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए जो है वो खिलाया भी गया और पुष्प वर्षा भी की गई। अपने आप में बेहद ही अनूठा ये कार्यक्रम था और इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो है ये बात भी कही है कि अलग अलग जो गांव है मध्य प्रदेश के, जो विकासखंड हैं, वहाँ पर एक गांव को जो है वो चिन्हित किया जाएगा और उसको बरसाना के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, यानी कि बहुत अच्छी सुविधाएं वहां पर दिए जाएंगी। जैसे बरसाने के गांव में होता था वैसे उसको विकसित किया जाएगा, गीता भवन बनाए जाएंगे। तो प्रदेश में देखिए कृष्णमय माहौल है और आज भी ये कार्यक्रम हुआ, कल भी लगातार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर व्यापक 5000 कन्हैया के स्वरूप में, इसके अलावा बाल माताएं मां यशोदा के रूप में नजर आई। तो काफी दिनों से तैयारी चल रही होगी इस कार्यक्रम की और काफी अनूठा एक थीम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर में अगर देखें तो इंदौर से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। किस तरह की तैयारी की गई इस कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जन्माष्टमी को लेकर सभी में उत्साह भी काफ़ी होता है और हर माँ चाहती है जो उनके घर पे छोटे बच्चे हैं उनको वो एक छोटे बाल स्वरूप कृष्ण के रूप में जो है उसको तैयार करें, और यही इस बार थीम भी रखी गई इंदौर अहिल्या देवी की नगरी, और उसी आधार पर जो है ये पूरा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है। इसलिए बच्चे काफ़ी खूबसूरत तरीके से तैयार होकर, नन्हे मुन्ने कृष्ण की तरह तैयार होकर जो है वहाँ पर पहुँचे थे। और उनके साथ बेहद खास ये भी था क्योंकि माता यशोदा भी थी, तो यहाँ पर जो है पूरी तैयारियाँ पिछले कई दिनों से की गई। काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसलिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, उन्होंने पुष्प वर्षा की और बच्चों को गोद में उठाकर खिलाया भी। बेहद ही खास ये मौका हो जाता है जब खुद प्रदेश के मुखिया इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके साथ मिलते जुलते हैं, उनको गोद में उठाकर खिलाते हैं, माताएं भी जो है उनके साथ रहती हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। कहीं ना कहीं ये बताता है कि सरकार जो है वो लगातार जो धर्म संस्कृति को लेकर विकास की बात करती है, धर्म संस्कृति को लेकर बात करती है, वो जिस तरह से प्रदेश में विकसित भी किया जाना है। कृष्ण की अलग अलग जो 4 धर्मस्थली है, इसके साथ ही इंदौर में इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने जो है यही कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो पाए, और जो व्यापक जन्माष्टमी का कार्यक्रम है देश भर में हो रहा है, प्रदेश भर में भी हो रहा है, लेकिन ये अनूठा कार्यक्रम अपने आप में एक जो है खास कार्यक्रम बना है। जी, तो देखिए अमृतांशी ने बताया कि किस तरह से खास कार्यक्रम का आयोजन यहाँ इंदौर में किया गया है। अमृतांशी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इन शानदार तस्वीरों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में जन्माष्टमी को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। प्रशासन ने इसे देखते हुए पुख्ता तैयारियां भी कर ली हैं। 4 दीवारी में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। सोमवार सुबह से ही 4 दीवारी से भारी वाहनों का प्रवेश बंद हो जाएगा। सिटी बसें भी दूसरे रास्ते से चलेंगी। त्योहार के लिए शहर को सजाया गया है, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौम्य आनंद। जयपुर में जन्माष्टमी का उत्साह जो है वह चरम पर है और इसको लेकर के अलग अलग तरह से तैयारियां की गई हैं। फिलहाल आप परकोटे का नज़ारा देखिए, पूरे शहर को 4 दीवारी को पताकाओं से सजाया गया है। कोशिश ये है कि
हर भक्त जो है यहाँ पर एक अलग तरह का अनुभव कर सके। गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर वासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव माने जाते हैं। उनकी तरफ से, वहाँ मंदिर प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम जो है वह किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुबह से ही बदली जाएगी और इसको लेकर के भी खासे इंतजाम किए गए हैं। परकोटे में भारी वाहनों का प्रवेश जो है वह वर्जित रहेगा और उसके साथ साथ जो लोग गोविंद देव जी के मंदिर आएंगे वो पहले ही रामनिवास बाग के भूमिगत पार्किंग में वाहन की पार्किंग होगी और चौगान स्टेडियम की तरफ जो पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ पर वाहनों की पार्किंग होगी। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो खासतौर पे गंगौरी बाजार, चौगान चौराहा की तरफ से मंदिर जाने वाले दर्शनार्थी जो है चौगान स्टेडियम के अंदर वाहन पार्क कर सकेंगे। और इसके अलावे कृष्ण जन्माष्टमी के पूरे उत्सव के दौरान चार दीवारी में संचालित होने वाली बस, मिनी बसों का संचालन जो है वो दूसरे मार्गों से किया जाएगा। और उसके अलावा अक्षय पात्र चौराहे की तरफ जो है वो भी ट्रैफिक वहाँ पर भी डाइवर्ट रहेगा। साथ ही साथ क्योंकि पूरे शहर में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित होने हैं और इसको लेकर के विशेष व्यवस्था जो है वह की गई है। अगर हम बात करें जो गोविंद देव जी के मंदिर में विशेष समारोह होना है उसको लेकर के तो वहाँ पर एआई की मदद से निगरानी रखी जाएगी और कैमरे की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर कल के विशेष कार्यक्रमों की बात करें तो सहनाई वादन के साथ ही सुबह मंगला झांकी से पहले पंचामृत अभिषेक होगा और इसके साथ ही जो पूरा कार्यक्रम है जन्माष्टमी का वह शुरू हो पाएगा और इसके साथ ही लोगों को दर्शन भी हो पाएंगे। उसके साथ साथ अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वह होने हैं, झांकियाँ निकलनी हैं। सबको लेकर के पूरी तरह से मंदिर प्रशासन के साथ साथ जो जयपुर जिला प्रशासन है उसने भी तैयारियां पूरी की हैं। कोशिश ये है कि जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे उनके साथ उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसलिए पहले से ही काफ़ी सारे दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। प्रॉपर जो है कैमरों की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भी भक्त जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर जाएं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और उसके साथ साथ वो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में शीश नवा सकें। जयपुर से कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में उत्साह और उल्लास का माहौल है। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। मथुरा में जन्माष्टमी पर कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है, इसमें आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचते हैं। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है, उसको दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पूरे जनपद में सुनिश्चित कराई जा रही है और खास करके जो मुख्य कार्यक्रम स्थल हैं उन पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अगर हम श्री कृष्ण जन्म स्थान की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 17 सेक्टर में डिवाइड करके हमारी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है। पार्किंग की व्यवस्थाएं, रूट डाइवर्जन की व्यवस्थाएं और साथ ही साथ एकल मार्ग, जैसे जो भी पब्लिक आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, उनका वन वे रूट रहे, एक साइड से एंटर करें और दूसरे साइड से उनका निकास हो, जिससे कि किसी भी समय में भीड़ का दबाव किसी पॉइंट पे न बढ़े, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी है, लेकिन बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत दे रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सारी जानकारी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी रिटायर करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने कम से कम 50% पेंशन ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और शर्त यह है कि उसने सरकारी सेवा में कम से कम 25 साल ज़रूर गुजारे हों, उसने 25 साल की नौकरी ज़रूर की हो, तभी उसे 50% की जो सुविधा है पेंशन की वो मिलेगी। अब ये 50% तय कैसे होगा, उसके लिए सरकार ने एक फार्मूला दिया है। फार्मूला ये है कि जो कर्मचारी रिटायर करेगा उसके नौकरी के जो आखिरी 12 महीने होंगे, उन 12 महीने की बेसिक सैलरी का जो औसत निकाला जाएगा, उसी औसत का 50% उसे पेंशन के तौर पर मिलेगा। अब सवाल यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल से कम नौकरी की तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी। इसमें 2 बातें हैं। अगर आपने 10 साल की नौकरी कम से कम कर ली है तो यूपीएस के हिसाब से आपको 10,000 रुपया, फिक्स्ड अमाउंट 10,000 रुपया आपको ज़रूर पेंशन के तौर पर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपने 10 साल और 25 साल के बीच में नौकरी की है, मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 20 साल नौकरी किया है,
तब उसे कितनी पेंशन मिलेगी। अगर उसने 20 साल नौकरी किया है तो उसकी पेंशन इस बात पर निर्भर होगी कि आखिर उसने कितने साल नौकरी किए हैं और उसके कॉर्पस में कितने पैसे जमा हुए हैं। उसी जमा पैसे के आधार पर उसका पेंशन तय किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर आपने 25 साल से कम नौकरी की है तो आप 50% जो पेंशन है उसके हकदार आप नहीं होंगे। यूपीएस के तहत जो किसी कर्मचारी का फंड होगा, जो कॉर्पस होगा, उसमें सरकार और कर्मचारी दोनों अंशदान करेंगे। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% अंशदान करेगा, जबकि सरकार की ओर से 18.5% 18.5% अंशदान किया जाएगा। हालांकि न्यू पेंशन स्कीम जो 1 जनवरी 2004 से लागू है और जिसके विकल्प के तौर पर यूपीएस लाया गया है, न्यू पेंशन स्कीम में सरकार का अंशदान पहले 10% होता था, जिसे बढ़ाकर 14% किया गया है। लेकिन अब सरकार ने ऐलान किया है कि यूपीएस में उसका अंशदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। यानी यूपीएस के तहत जो कर्मचारी का कॉर्पस, जो फंड बनेगा, उसमें हर महीने ज़्यादा पैसे जमा हुआ करेंगे। यूपीएस के तहत जो किसी कर्मचारी का फंड होगा, जो कॉर्पस होगा, उसमें सरकार और कर्मचारी दोनों अंशदान करेंगे। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% अंशदान करेगा, जबकि सरकार की ओर से 18.5% 18.5% अंशदान किया जाएगा। हालांकि न्यू पेंशन स्कीम जो 1 जनवरी 2004 से लागू है और जिसके विकल्प के तौर पर यूपीएस लाया गया है, न्यू पेंशन स्कीम में सरकार का अंशदान पहले 10% होता था, जिसे बढ़ाकर 14% किया गया है। लेकिन अब सरकार ने ऐलान किया है कि यूपीएस में उसका अंशदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। यानी यूपीएस के तहत जो कर्मचारी का कॉर्पस, जो फंड बनेगा, उसमें हर महीने ज़्यादा पैसे जमा हुआ करेंगे। जिन कर्मचारियों ने एनपीएस चुना, यानी वो न्यू पेंशन स्कीम के तहत कवर होते थे लेकिन वो रिटायर कर चुके हैं, तो क्या उन्हें यूपीएस का फ़ायदा मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल उसका फ़ायदा मिलेगा। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो लोग रिटायर कर चुके हैं एनपीएस के तहत कवर होने वाले कर्मचारी, उन्हें भी यूपीएस का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसमें शर्त यह है कि चूँकि 1 जनवरी 2004 से ही एनपीएस लागू हुआ है, तो जो लोग रिटायर किए होंगे, जाहिर है उन्होंने 25 साल की सेवा नहीं की है, तो पहली बात कि उन्हें 50% पेंशन वाली सुविधा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, उन्हें कितना पेंशन मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने कितने दिन सेवा की है, उनके कॉर्पस में, उनके फंड में कितने पैसे जमा हुए हैं, उसके आधार पर उनका पेंशन तय किया जाएगा और उन्हें एरियर भी दिया जाएगा। ये भी सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो जो लोग एनपीएस में कवर होते थे, रिटायर कर चुके हैं, उन्हें भी यूपीएस के तहत कवर किया जाएगा और उसका फ़ायदा मिलेगा। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जो वीआरएस ले लेते हैं, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्या उन्हें यूपीएस के तहत पेंशन का फ़ायदा मिलेगा? इसका जवाब है कि हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सरकार ने इसके लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली बात यह कि जो वीआरएस ले रहा है कर्मचारी, उसने कम से कम 25 साल की सेवा ज़रूर दी हो सरकारी नौकरी में। ये पहली शर्त है कि 25 साल से अगर कम की नौकरी है तो उसे यूपीएस के तहत पेंशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक और बात ये भी है कि अगर आपने 25 साल से ज़्यादा की नौकरी की, वीआरएस ले लिया, तो आपको पेंशन तो मिलेगा, लेकिन पेंशन मिलना तब शुरू होगा जब आप 60 साल की उम्र पार कर जाएंगे। इसका मतलब जो सुपर एनुएशन की जो उम्र है, जो रिटायरमेंट की उम्र है 60 साल, उस उम्र को जब आप पार कर लेंगे तभी आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। पैसा आपके खाते में आने तभी शुरू होंगे, उसके पहले शुरू नहीं होंगे। हालांकि अगर आपने 25 साल की नौकरी की है और वीआरएस ले लिया है तो आपको पेंशन मिलेगा ज़रूर। यूपीएस में सरकार ने एक बड़ा प्रावधान ये भी किया है कि उसे महंगाई के साथ भी जोड़ा है। जो पेंशन मिलेगा वो महंगाई के साथ भी जुड़ेगा। ये एक बड़ी डिमांड थी, बड़ी मांग थी सरकारी कर्मचारियों की। सरकारी कर्मचारियों के जो संगठन हैं वो मांग रख रहे थे कि जो पेंशन दिया जाए उसे महंगाई दर के साथ भी जोड़ा जाए। तो उससे उस महंगाई दर से जोड़ा गया है और महंगाई भत्ता भी मिला करेगा समय समय पर। और ये महंगाई दर तय होगी जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं हर 3 महीने पर, उन आंकड़ों के आधार पर महंगाई दर तय की जाएगी और उसी महंगाई दर के हिसाब से महंगाई भत्ता भी तय किया जाएगा। तो इसमें भी इस बात का प्रावधान किया गया है यूपीएस में कि पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए और उसे महंगाई के साथ जोड़ा गया है। तो ये भी एक बड़ी राहत की बात है पेंशन भोगियों के लिए।